फिर हमने देखा फूड मेकिंग प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस, ये हमने कंप्लीट की फोटोसिंथेसिस। तो इससे आगे हम जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मैंने आपको बताया था वो एक इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमने देखा था कि 6 टाइम्स CO2 हमने लिया था कार्बन डाइऑक्साइड और 6 टाइम्स वाटर। तो यहाँ पे हम एक एरो डाला था हमने, तो यहाँ पे ऊपर सनलाइट और यहाँ क्लोरोफिल लिखा था। तो यहाँ हमें मिलता था C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स O2। यानी कि ये जो यहाँ पे हम अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे इस इक्वेशन के, तो हमें यहाँ पे क्या नजर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और मैंने आपको बताया था यही रॉ मटेरियल्स हैं जो हमने फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस में, और फिर उसके बाद अपना फूड प्रिपेयर करता है स्टार्च के फॉर्म में। तो जो रॉ मटेरियल्स है हम देखते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और है वाटर। तो अब हमने इसमें क्या रह गया था बाकी, वो ये कि ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लांट कैसे ये यूटिलाइज करता है और कैसे मतलब ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अप टू द लीव्स। क्योंकि जो हमने आपको पता है होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लीफ में होती है, यानी पत्ते में होती है। ये हम लीफ बनाएंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो वाटर होता है, इसको कहां तक, लीव्स तक पहुंचना होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जमीन के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। तो रूट्स जो होते हैं उस पे प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स, इसके ऊपर थोड़े थोड़े वो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट हेयर्स के थ्रू ये प्लांट जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर ये प्राइमरी रूट में चला जाता है। उसके बाद ये ऊपर चला जाता है, यानी उसकी अपवर्ड मूवमेंट होती है कहां तक, लीव्स तक। अब देखना है कि ये जो रूट से लेकर स्टेम, स्टेम से लेकर ब्रांच और ब्रांच से लेकर जो लीफ होता है वहां तक कैसे पहुंचता है। जैसे कि हमारे बॉडी में, ह्यूमंस में या बाकी जो एनिमल्स हैं, हमें क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है बॉडी में। तो उसके लिए स्पेशल किस्म आपने देखा है सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स होती हैं, स्पेशल वेसल्स होती हैं, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं। तो इसी तरह जो प्लांट होता है, प्लांट में भी ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और पानी के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं जाइलम। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट में जो रूट से लेकर लीव्स तक होते हैं। और इसी के जरिए, इन्हीं ट्यूब्स के जरिए, जाइलम वेसल्स के जरिए ये पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहुंच जाता है और फाइनली ये लीव्स तक पहुंच जाता है। तो ये अंडरस्टूड है आपको। तो इसके बाद हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट कहां से लाता है। तो हम जानते हैं कि एयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड अबंडेंट मौजूद होता है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कहां, लीव्स तक कैसे पहुंचता है। ये जो लीफ होता है, लीफ का स्ट्रक्चर हम फिर से यहां बनाएंगे। ये जो लीफ होता है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे वो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, इन्हीं स्टोमेटा के जरिए जो है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला जाता है, लीव्स की तरफ चला जाता है। और ये जो पोर्स होते हैं ये बंद भी होते हैं और ये खुल भी जाते हैं, यानी इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग बाकायदा होती है। अब हम वो ये देखेंगे कि जो स्टोमेटा के जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, क्या वो कंटिन्यूअसली चला जाता है या रुक भी जाता है, ये हम देखेंगे। ये जो है ना स्टोमेटा का, अगर हम इसका असल स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टोमेटा में होता क्या है कि ये एक पोर होता है, ये हमने बनाया, ये पोर होता है। और इसकी गिरद जो है, इसके जो साइड्स में क्या होते हैं, एक किस्म की सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं यही रेगुलेट करती है इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी स्टोमेटा कब ओपन हो जाएगा ये डिपेंड करता है। ये गार्ड सेल्स इसको अलाउ करती है ओपन होने के लिए, और ये कब क्लोज होता है तब भी गार्ड सेल्स इसको क्लोज करने में, होने में मदद देती है।
हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे जो है वाटर जो है वो रूट से ऊपर चला जाता है स्टेम की तरफ, फिर ब्रांच, और ब्रांच से लेकर फाइनली कहां जाता है, लीव्स में चला जाता है। अब जो लीफ में जब पानी इंटर हो जाता है तो क्या होता है कि फाइनली ये यहाँ जो ये होते हैं मैंने जैसे बताया गार्ड सेल्स होते हैं, इनमें भी चला जाता है पानी, ओवरऑल पूरी लीफ में चला जाता है और गार्ड सेल्स में भी चला जाता है। देखो होता क्या है, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनमें क्या होता है, जब इनमें पानी चला जाता है, गार्ड सेल्स में अंदर पानी चला जाता है तो ये टर्जिड बन जाती है, यानी गार्ड सेल्स जो है ये टर्जिड बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गार्ड सेल का जो अंदर वाला अंदरूनी जो इसका सरफेस होता है ये वाला, ये थोड़ा सा कर्व्ड बन जाता है, थोड़ा सा कर्व्ड बन जाता है। जब कर्व्ड बन जाता है ये पोर जो है ये बिल्कुल खुल जाता है, तो पानी की वजह से इसकी टर्जिडिटी बढ़ जाती है गार्ड सेल्स की, और गार्ड सेल्स की इनर सरफेस जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी वो इसकी ये थोड़ी टेढ़ी बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है। क्योंकि अभी हमने देखा पानी वहां पे पहुंच गया होता है, तो साथ ही में क्या होता है कि ये चला जाता है गार्ड सेल्स में, गार्ड सेल्स की जो शेप होता है अंदरूनी सरफेस होती है वो कर्व्ड बन जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और साथ ही इसी दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर लीफ में चला जाता है। तो अब हमने देखा कि पानी कैसे पहुंचता है लीव्स तक, वो तो सिंपली रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वेसल जाइलम की मदद से ऊपर चला जाता है और लीव्स तक पहुंच जाता है। साथ ही में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चला जाता है लीव्स में, ये एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, तो प्लांट में जो लीफ होता है उसमें छोटी छोटी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, तो उन स्टोमेटा के जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीफ में पहुंच जाता है। वो भी हमने देखा कि स्टोमेटा कैसे खुल जाता है और कैसे बंद होता है गार्ड सेल्स की मदद से, तो ये हमने अभी देखा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, वो लीव्स तक कब कैसे पहुंच जाता है वो हमने देखा। तो अब हम इससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे। अब हमने देखना है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, other modes of nutrition in plants, modes of nutrition in plants। और साथ ही में ये भी आप याद रखिए, जैसे कि मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीव्स में चला जाता है, एटमॉस्फेयर से लीव्स में चला जाता है, और जो हमने देखा फोटोसिंथेसिस में जो और हमें एक प्रोडक्ट निकलता है वो है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन भी इन्हीं पोर्स के जरिए फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है दैट हेल्प अस टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन टू गैसेस, यानी कि वो नेट ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ये प्रोसेस जो है इसको बैलेंस में रखती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस में रखती है। ठीक है, तो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो अब हम देखेंगे, हमने देखा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, वो अपना गुजारा खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से। लेकिन उनके बारे में क्या ख्याल है आपका, जो प्लांट्स नॉन ग्रीन होते हैं, यानी जिनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है, इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनको भी हर में, जैसे पहले ही बताया, जो भी ऑर्गेनिज्म्स है, हर एक ऑर्गेनिज्म की जरूरत है न्यूट्रिशन, उसको गुजा खाना है, यूटिलाइज करना है, तो उसका जरिया भी होना चाहिए, वो कहां से लाएगा। तो ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल जिनमें मौजूद नहीं होता है, यानी इसीलिए इनको बोलते हैं हम ये नॉन ग्रीन होते हैं। तो ये कैसे न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, इनके लिए भी अलग कोई तरीका होगा जिस जरिए से ये गुजा लाते होंगे और फिर यूटिलाइज करते होंगे, तो हम वो देखेंगे। एक प्लांट है जो किताब में मेंशन्ड है, वो है कस्कुटा, किताब में बिल्कुल मेंशन है ये एग्जांपल। ये जो प्लांट है ये क्या करता है, ये नॉन ग्रीन प्लांट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये नॉन ग्रीन प्लांट, ये कहां से गुजर लाता है, ये प्लांट जो है ये किसी और प्लांट की गिरद जो है ग्रो करता है, जो ग्रीन प्लांट होता है, जो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, उसकी गिरद ये ग्रो हो जाता है। तो फिर क्या करता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जो प्लांट ग्रीन होता है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसकी गिरद ये ग्रो करता है, ग्रीन प्लांट की गिरद, और करता क्या है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स ये बनाता है, कौन सा ग्रीन प्लांट जो भी न्यूट्रिएंट्स बनाता है ये उसी के न्यूट्रिएंट्स खाता है, कंप्लीटली टोटली उसी पे डिपेंड करता है। यानी ये प्लांट जो है टोटली डिपेंड्स अपॉन अदर
ग्रीन प्लांट्स फॉर इट्स फूड। तो ये भी हम देखेंगे कि वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो टोटली किसी और पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, क्योंकि ये टोटली अपना गुज़ा दूसरे से हासिल कर लेता है और उसको कोई फायदा नहीं देता है बल्कि नुकसान ही पहुंचा देता है। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। वो एनिमल्स में भी होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं। वो पैरासाइट वो क्या करते हैं कि टोटली डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे अपने गुज़ा के लिए। तो इसी तरह ये जो कस्कोटा प्लांट है, ये क्या करता है, ये टोटली डिपेंड करता है, बाकी किसी नॉन ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करता है, उसी के गिर्द ग्रो हो जाता है और वो जो न्यूट्रिएंट्स बनाता है फोटोसिंथेसिस की वजह से, ये उन न्यूट्रिएंट्स को खा लेता है। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे पैरासाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट बोलते हैं। और ये जो जिसकी गिर्द ग्रो होता है, जिसके न्यूट्रिएंट्स से खाता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करेंगे? That mode of nutrition in which an organism totally depends upon others for its food. तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये प्लांट की मैंने एग्जांपल दी है, कस्कोटा है जो नॉन ग्रीन प्लांट है। तो कैसे अपना गुज़ा लाता है? थ्रू पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है, उसी का गुज़ा खा लेता है। तो ये हो गई अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक, जिसको हम बोलेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आगे बढ़ते हैं। इसका और एक किस्म है जिसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवर्स। इंसेक्टिवर्स न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहां क्या होता है, ये थोड़ा अजीब लगता है, स्ट्रेंज लगता है किसी भी स्टूडेंट को कि एक प्लांट कैसे इंसेक्ट्स को खा सकता है। हाँ, ऐसा है, ऐसे एग्जांपल्स है। एक प्लांट है जिसको हम पिचर प्लांट बोलते हैं। पिचर प्लांट, ये आपके किताब में भी इसकी एग्जांपल है। ये पिचर प्लांट है। ये क्या करता है, ये इंसेक्ट्स पे फीड होता है, यानी इंसेक्ट्स खा लेता है। इसमें स्पेशल किस्म की मॉडिफिकेशन होती है। ये जो पिचर प्लांट होता है, इसका जो लीफ होता है, लीफ बेसिकली हम लीफ ऐसे दिखा देते हैं, आमतौर हम ऐसे ही लीफ देखते हैं, सिंपली ऐसे लीफ देखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो होता है पिचर प्लांट, इसका लीफ जो होता है, ये एक पिक्चर स्ट्रक्चर में एक इसकी मॉडिफिकेशन हुई होती है। तो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इसका बन जाता है, इसीलिए इसका नाम पिक्चर प्लांट पड़ा है। और ये जो लीफ का लैमिना, जिसको लीफ लैमिना बोलते हैं, बेसिक पार्ट जो इसका होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में। और जिसका जो लीफ का एपेक्स है, एपेक्स ऑफ द लीफ जो है, वो क्या करता है, वो मॉडिफाई होता है इनटू अ लिड, यानी ढक्कन जो होता है, ढक्कन का काम कर देता है। ये जो होता है ब्यूटीफुली कलर्ड होते हैं ये पिक्चर्स, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसेक्ट जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो अट्रैक्ट होता है इंसेक्ट, तो वो चला जाता है इस पिक्चर पे। तो जो ढक्कन होता है, लिड जो होता है इसका, जो एपेक्स मॉडिफाइड एपेक्स है, तो ये क्या करता है, इंसेक्ट इस पे लैंड करता है। तो इसमें स्पेशल किस्म की हियर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस पिक्चर में। जो ही ये इंसेक्ट इस पे बैठ जाता है, तो क्या होता है, इसको ट्रैप कर लेते हैं, इंसेक्ट को ये ट्रैप कर लेते हैं। तो फिर ये अपना एक डाइजेस्टिव जूस जो है इस पिक्चर में डाल देता है, जिसकी वजह से ये जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट होता है और इस तरह ये अपनी न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन साथ ही में आपको ये बात भी याद रखनी होगी, ये जो पिक्चर प्लांट है जो इंसेक्चुअस मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, ये ग्रीन भी होता है। अब आपके जहन में ये सवाल उभरता होगा कि अगर ये ग्रीन है, अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन प्लांट है, तो इसको क्या जरूरत पड़ती है कि ये इंसेक्ट्स पे फीड करता है, यानी इंसेक्ट्स को भी खा लेता है। इसका जवाब जो है, इसका जवाब ये है कि ये जो ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस से जो इसका फूड बन जाता है वो इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस से जो गुज़ा बनता है, इसके लिए वो डिमांड पूरी नहीं कर पाता है, इसीलिए ये थोड़ा सा गुज़ा इंसेक्ट से भी हासिल कर लेता है, उनको डाइजेस्ट करता है। अपनी ये स्ट्रक्चर पिक्चर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें ट्रैप कर लेता है उनको, फिर डाइजेस्टिव जूस इसमें डाल देता है, सेक्रेट करता है, फिर इसको क्या करता है, लिड जो है बंद हो जाता है। तो फिर इस तरह इंसेक्ट से डाइजेस्ट कर लेता है और उनसे भी ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अलावा। तो हम ये भी कह सकते हैं जो पिक्चर प्लांट होता है, जो पिक्चर प्लांट, इसको हम बोलेंगे ये पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होता है। पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक, वो क्या हुआ कि ये
अपना फूड बना भी सकता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाता है, लेकिन उससे उसकी डिमांड पूरी नहीं होती है, इसलिए ये इंसेक्ट्स को भी खा लेता है, उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस हिसाब से ये हेटेरोट्रॉप भी है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखा, मगर क्या है, पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होता है, क्योंकि ये पार्शियली ऑटोट्रॉपिक भी होता है, ये ग्रीन भी होता है, ये थोड़ा फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्चुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये भी होता है प्लांट्स में, ठीक है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट वारिया पार्टिसिपेंट। तो अब तक हमने दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने दो किस्म की पढ़ी, एक पढ़ा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा पढ़ा इंसेक्चुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आगे बढ़ते हैं। आप जो अगर आपने देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है कि हमारी अगर कोई गुज़ा फूड आइटम हो या कोई जूता शू हो या कपड़े हो, अगर वो हम भूल जाते हैं कहीं पे बाहर जहां पे मतलब ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर भी होता है, तो फाइनली अगर हम कुछ टाइम के बाद उसको देख लेते हैं तो उसकी जो शक्ल होती है वो बिगड़ी हुई होती है, हम कुछ और देखते हैं। यानी अगर सपोज हम बोलेंगे रोटी का एक टुकड़ा या ब्रेड हम सिंपली बोलेंगे, अगर ब्रेड का पीस हम कहीं फेंक लेते हैं या भूल भी जाते हैं, काफी टाइम के बाद हम जब उसको देख लेते हैं तो उसपे हम थोड़े से वो व्हाइटिश है, ग्रीश व्हाइट जो पैच बना हुआ होता है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, वो भी एक किस्म का ऑर्गेनिज्म है जो इस पे ग्रो होता है। ठीक है, या इसके अलावा आपने रेनी सीजन में देखा होगा, आप बाहर घूम रहे होंगे तो आप बहुत सारे स्ट्रक्चर देखें, यानी आपने एक अम्ब्रेला टाइप का एक स्ट्रक्चर भी देखा होगा। ठीक है, जो कहां ग्रो होता है, जहां पे ह्यूमिडिटी होती है और मॉइस्चर होता है, मॉइस्ट कंडीशंस में ये ग्रो करता है। ठीक है, स्पेशली जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है, इसके इर्द गिर्द ये ग्रो करते हैं। तो ऐसे क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फंजी। ठीक है, ये मशरूम क्लास में आते हैं। ठीक है, ये मशरूम्स होते हैं। तो ये भी कहां करते हैं ग्रो, दे ग्रो नियर डेड एंड डिकेइंग मैटर, जहां पे वो मतलब सड़े हुए होते हैं जो फूड आइटम होते हैं। या ये जो है अम्ब्रेला टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आप कहां पे ज्यादा देख लेते हो, या जहां पे सड़ी हुई लकड़ी होती है, यानी ददरियामस लकड़ युस आसान छ, अगर तथ पे सच पे मॉइस्चर गसान सो ददरी गसान, तथ पे किन अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर खसान, और यह क्या उन फंजी। और 29 क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपको यहाँ पे आपकी किताबें मेंशन है, तो ये कहां से अपना गुजारा लाते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक किस्म का जूस जो है अपनी सराउंडिंग्स में डाल देते हैं। कहां पे, किस पे, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है इस पे जूस डाल देते हैं। फिर क्या होता है, ये जो होता है ये कन्वर्ट होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर जो है ये कन्वर्ट होता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन फॉर्म जो है इसमें ये कन्वर्ट होता है, और ये जो फंजाई है फिर इजीली इसको यहां से एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह इसका फूड जो है, इसको फूड अवेलेबल होता है। तो ये भी एक किस्म की न्यूट्रिशन है, और ऐसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो फंजी। तो अगर आपको डिफाइन करना होगा सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम किसको बोलते हैं, इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtains its food in the form of a solution from dead and decaying matter, from dead and decaying matter। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैसे आप डिफाइन करेंगे, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtains its food in the form of a solution from dead and decaying matter। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है इसमें भी फंजी होती है, जैसे मैंने ब्रेड पे बताया था वो व्हाइटिश पैच होते हैं, वो भी फंजी होती है। ठीक है, वो भी इस तरह इस पे अपना गुजारा हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये जो फंजी होते हैं क्लास ऑफ फंजी जैसे मैंने बताया, मगर ये हमारे लिए थोड़ा मतलब नुकसानदेह भी होते हैं। किस तरह की, ये हम बहुत सारे हम देखते हैं कि फूड आइटम्स को स्पॉइल कर देते हैं। इसी तरह क्या है कि हमारे लेदर जो शूज होते हैं, कपड़े होते हैं, इनको भी स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके अलावा भी ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन कर लेते हैं जहां पे वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें है जो है फंजे जो है उनकी रूट्स में जो है रूट्स में ग्रो करता है, यानी रूट्स में उसको शेल्टर मिलती है। तो ये क्या करता है, ये जो फंजे होता है, ये जो जिसके प्लांट ग्रीन प्लांट के रूट्स में ये बैठता है, शेल्टर लेता है, उसको क्या फायदा ये पहुंचाता है। सपोज ये एक प्लांट है
और यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे ये रूट है। तो रूट्स में जो है ये फंजे बैठता है। तो करता क्या है, ये कैसे फायदा पहुंचाता है इस प्लांट को, बड़े प्लांट को, देखो ये इसको मदद करता है, जो फंजे होते हैं ये इसको मदद करती है, वाटर एंड मिनरल्स जो है इसको एब्जॉर्ब करने होते हैं प्लांट को, तो इसमें ये हेल्प करती है। यानी कि फंजे जो होती है हेल्प्स द प्लांट इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। तो ये इस प्लांट को फायदा देता है। तो उल्टा जो बड़ा प्लांट है वो इसको क्या फायदा देता है, वो इसको फोटोसिंथेसिस के जरिए न्यूट्रिएंट्स फराहम करता है। ठीक है, यानी वो जो प्लांट है बड़ा प्लांट वो इसको गुज़ा फराहम करता है, और ये जो फंजे होती है जो इसके रूट्स में रहती है वो क्या करता है, वो इसको वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। तो ये भी एक एसोसिएशन है, एक रिलेशनशिप है जहां पे दोनों पार्टनर्स जो हैं फायदा उनको मिलता है। पैरासाइटी में क्या होता है, एक ही पार्टनर को फायदा मिलता है तो एक को नुकसान मिलता है। यहां पे क्या मिलता है, दोनों को फायदा मिलता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप बोलिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनमें होती है, यानी कि दोनों को फायदा पहुंचता है। एक वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद देता है, तो दूसरा जो है बड़ा प्लांट जो है जो फोटोसिंथेसिस करता है वो इसको उल्टा न्यूट्रिएंट्स फराहम करते हैं। और एक ग्रुप भी है जिनको हम लिचेंस बोलते हैं, ये भी आपने सुना होगा। यहां पे एक एसोसिएशन होती है एल्गे और फंजी के दरमियान, क्योंकि एल्गी जो होती है ग्रीन होती है, इसमें क्लोरोफिल होता है, इट्स कैपेबल ऑफ मेकिंग इट्स फूड। तो फंजे जो होती है ये नॉन ग्रीन होती है, ये अपना गुज़ा नहीं बना पाती हैं, तो ये एसोसिएशन में रहती हैं। करता क्या है, फंजे जो है इसको वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद देती है। जो एल्गी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, वो इसको फूड फराहम करती है। तो ये भी एक एग्जांपल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, ये भी एक बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है वो है हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिकग्निशन इन द सॉइल। Potassium. तो देखा हमने कि प्लांट्स जो है वो अपना गुज़ा बना देते हैं। इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहां हासिल कर लेते हैं, कहां से, वाटर मिनरल्स वगैरह वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंटिन्यूअसली इतने सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, गुज़ा न्यूट्रिएंट्स जो है या वाटर एंड मिनरल्स जो है प्लांट या जमीन से हासिल कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होता है ये थोड़ा कम पड़ जाता है, यानी घट जाता है। और इससे हम क्या बोलते हैं, यानी उल्टा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो डिक्रीज होती है, यानी सॉइल फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको हम कैसे रेस्टोर करते हैं, यानी कैसे वो रेस्टोर हो जाते हैं सॉइल में, इसके दो तरीके हैं। एक तो हम खुद कर लेते हैं, क्या आपने देखा होगा, हम मैन्योर जो है और फर्टिलाइजर जो है वो यहां से ही हम डाल देते हैं। एक फर्टिलाइजर है जैसे NPK, जिसमें आप देखते हो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाशियम है। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम यहां से ही ऐड कर लेते हैं। जितने सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं उससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है सॉइल का या सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से ही उसको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स देते हैं, जिससे इसके जो न्यूट्रिएंट्स है, जो इसके मिनरल्स होते हैं वो रेस्टोर हो जाते हैं, वो हम खुद कर लेते हैं। इसके अलावा नेचुरली भी अगर आप देखेंगे, नेचुरली भी ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो रेस्टोर होते हैं। वो कैसे होते हैं, आपने कुछ प्लांट्स का नाम अगर आप देखोगे अपनी किताब में, कुछ प्लांट्स का नाम है जिनको हम लिग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। लेज्यूमिनस प्लांट्स है जिसमें दाल्स वगैरह होते हैं, जो दाल वगैरह किस्म की होती हैं, उन्हीं प्लांट्स को पीस, बीन्स, ग्रैम्स वगैरह वो लेज्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। वो जो प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स में एक किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करता है,
अगर जो प्लांट का देखेंगे, प्लांट तो अपना गुज़ा खुद बना लेता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स इसको बनती है, लेकिन इसको जो है प्रोटीन्स की भी जरूरत होती है। अगर हम प्रोटीन्स का कंपोजिशन देखें तो उसमें नाइट्रोजन एक अहम जो जुज होता है। तो नाइट्रोजन कहाँ प्लांट से लाता है? वो भी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, मैं आपको याद दिलाऊं, मगर वो नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर लेता है वैसे नाइट्रोजन हासिल नहीं कर सकता है। इसके लिए अलग से प्रोसेस होती है, यानी कि नाइट्रोजन जो है यूजेबल फॉर्म नहीं होती है, गैसेस फॉर्म इसकी यूजेबल फॉर्म नहीं होती है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट करता क्या है, उसको सॉल्युबल अदर सॉल्युबल फॉर्म में ये चाहिए, क्या नाइट्रोजन अदर सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। तो क्या होता है, राइजोबियम जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है को कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? ये जो सॉल्युबल फॉर्म होती है। तो राइजोबियम हेल्प्स टू कन्वर्ट द गैसियस नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म। तो फिर को जमीन में रहता है तो प्लांट इजीली यहां से क्या करता है, ये जो है सॉल्युबल फॉर्म इसकी होती है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, तो इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से प्लांट का जो है नाइट्रोजन जो है वो भी उसको मिलते हैं और प्लांट इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। और जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है सॉइल का, इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो इस तरह से रेस्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स कैसे रेस्टोर होते हैं सॉइल में। अगर इनकी तादाद घट जाती है, इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो कैसे इसको रेस्टोर किया जाता है। अगर हम इन राइजोबियम जैसे लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, अब अगर हम चाहेंगे कि सॉइल की फर्टिलिटी बगैर मैन्योर और बगैर फर्टिलाइजर्स के अगर हम चाहेंगे कि वो बढ़े, तो हमें करना क्या है, इन प्लांट्स को क्या है, ग्रो करना है। अगर हम पहले कोई प्लांट सपोज हम देखेंगे राइस या हम देखेंगे वीट जो है, अगर हम किसी सीजन के लिए इनको ग्रो कर लेते हैं, तो अगले सीजन या 2 साल के बाद हम क्या करेंगे, 2 सीजन के बाद हम क्या करेंगे, इन प्लांट्स को है इसी जमीन पे ग्रो करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो जमीन होगी जो नेचुरली जो है फर्टाइल हो जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। अगर हम चाहें कि ये नेचुरली फर्टाइल हो जाए तो क्या करना है, इसको जो एक फसल के बाद या 2 फसल के 2 साल के बाद हमने इन प्लांट्स को इस सॉइल में ग्रो करना है। तो इनमें राइजोबियम होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसमें इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज कर लेते हैं। तो इस तरह से जो सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है। तो अगले साल हम फिर इन फसलों को उसमें उगा सकते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, सॉइल हमें फर्टाइल मिलेगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ये भी यहाँ पर थोड़ा आपको कंसेप्ट आपकी किताब में क्रॉप रोटेशन का कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो क्रॉप रोटेशन भी एक हेल्पफुल प्रोसेस है जो हमें न्यूट्रिएंट्स रेस्टोर करने में मदद, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स रेस्टोर करने में मदद देती है, वो भी नेचुरली। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा फर्टिलाइजर्स और मैन्योर से इसका न्यूट्रिएंट्स जो है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो रेस्टोर हो जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक लास्ट था। तो इस तरह से हमारा पूरा जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया। तो अगली बार मौका मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, इसी सिलसिले के तहत हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सीक्वेंस में रहेंगे तो आगे भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। बाकी अस्सलाम वालेकुम।